हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा और तिरंगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक काला तिरंगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं काला तिरंगा। रात, जिसका अर्थ है अंधेरा और सन्नाटा। और रात का अंधेरा और सन्नाटा जितना ज़्यादा घना होता है उतना ही लाभदायक होता है उनके लिए जिनके काम रात के अंधकार की तरह काले होते हैं। इस दीवार को तोड़ने के बाद हम बैंक में दाखिल हो जाएंगे। जल्दी कर तो रहा हूँ। अंधेरे के कारण काम पूरी तेज़ी से नहीं हो पा रहा। तभी ये लाइट कहाँ से आई? कहीं से भी आई हो हमारे लिए तो अच्छा ही है। ये बात नहीं है, ये 3 रंग की लाइट है। इस लाइट को मैंने पहले भी कहीं देखा है, पिछली बार जेल जाने से पहले। इस तिरंगी लाइट के यहाँ चमकने का एक ही मतलब है कि यहाँ पहुँचा है तिरंगा। ओह, खैर नहीं, भागो यहाँ से। नहीं, हम तिरंगा से बचकर नहीं भाग सकते। हम इसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि जेल जाने से पहले हमें कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। ना तुम जेल जाओगे और ना अस्पताल, तुम्हें तो कब्रिस्तान जाना है। खचाक उफ। इधर उन बदमाशों की आखिरी चीखें गूंजी और इधर कहीं पुलिस सायरन। जबकि ठीक उसी समय पुलिस हेडक्वार्टर में। इस समय इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की वजह है अभी अभी मुझ तक पहुंची सीबीआई की ये रिपोर्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि देश के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन जैश ए मोहब्बत का सरगना आबूहल दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में देखा गया है। वह यहाँ कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है, तो मैं हर वक्त उससे अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर आबूहल वारदात करने में सफल हो गया तो समझ लो दिल्ली तबाह हो जाएगी। ओह, पिंग पिंग, एक्सक्यूज़ मी, कमिश्नर ये। फ़ोन पर मानो बम के धमाके हुए हों। क्या? ओह नो, ये कैसे हो सकता है? मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। सर, इस समय आप दिल्ली को तबाही से बचाने के लिए कुछ कह रहे थे। हाँ, लेकिन इस समय सवाल दिल्ली को नहीं बल्कि सारे देश को तबाही से बचाने का है। जल्दी, कहाँ है वो? उधर। हम्म तो तुम ये कह रहे हो कि तिरंगा ने अपनी ढाल से तुम्हारे 2 साथियों को काट डाला और तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया? जी जी साहब। झूठ, झूठ बोल रहा है तू। सच बोल हरामजादे, सच बोल। कंट्रोल योरसेल्फ कमिश्नर साहब, इसकी हालत गंभीर है, इस तरह ये मर भी सकता है। इसे जल्दी से ठीक करो डॉक्टर। मैं इसके हलक में हाथ डालकर इससे सच्चाई उगलवाना चाहता हूँ। मैं उस झूठे अपराधी के पीछे क्यों पड़ गया? मेरे पास सच्चाई जानने का एक साधन है ना, इस सुरक्षा चक्र के रूप में जिसके आकाश में रोशन होते ही मेरे पास पहुंचता है तिरंगा। वो आ रहा है। नहीं, वो तो एक ऊंची इमारत पर लगा तिरंगा झंडा है, जिससे मुझे तिरंगा के आने का धोखा हुआ है। खैर, धोखा हुआ तो क्या हुआ, तिरंगा तो आएगा ही। लेकिन तिरंगा नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहाँ है तिरंगा? छनाक। तिरंगा? लेकिन तिरंगा यहाँ क्यों आया? माना कि आप बदमाश थे, लेकिन अब तो हमने सब कुछ छोड़ दिया है और फिर हम तो सिर्फ ताश खेल रहे हैं। ताश खेलना जुर्म तो नहीं? तुम्हारा ताश खेलना जुर्म नहीं है, जीना जुर्म है। आ मर जाओ। आ सभी मर गए। अच्छा हुआ। ओह, कुछ और अपराधी मारे गए तिरंगा के द्वारा। तो आप मानते हैं कि ये सब तिरंगा ने किया है? अपराध को रोकते रोकते तिरंगा अपराधियों की सांसें ही रोकने लगा है। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। दिल्ली पुलिस के मुखिया की चुप्पी बता रही थी कि जो हो रहा था बुरा हो रहा था, लेकिन सभी के लिए नहीं। अच्छा हो रहा है ये हमारे लिए, बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसे उस तबाही के तूफान के आगाज़ के रूप में देखा जा सकता है जिसे हम जल्दी दिल्ली में करने वाले हैं। दिल्ली में इतनी लाशों के ढेर लगने वाला है कि उन्हें देने के लिए कंधे कम पड़ जाएंगे। ऐसा कब होगा अबुल साहब? क्या देरी है? क्या देरी है ऐसा होने में? सब्र करो तो सब होगा। सब्र और दिमाग से काम लेकर ही तो आबू हल 20 सालों से सारे हिंदुस्तान को हिलाने के बाद आज भी कानून की गिरफ्त से बचा हुआ है। कानून की परछाई भी मुझे छू नहीं पाई है। दिल्ली में किए जाने वाले एक भी बम धमाका खाली ना जाए, इसलिए मैंने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से एक बेहतरीन बम एक्सपर्ट को यहाँ भेजने के लिए बोला है। उस बम एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया बम कोई भी मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर सकता। मुझे मिली खबर के मुताबिक वह बम एक्सपर्ट पाकिस्तान से कश्मीर पहुंच चुका है और वहां से एयर इंडिया की फ़्लाइट से दिल्ली आ रहा है। एयर इंडिया की वो फ़्लाइट किसी भी समय दिल्ली पहुंच सकती है। शेर कश्मीर बोल रहा हूँ, बोलो।
कश्मीर से आने वाली सुपर इंडिया की फ़्लाइट पहुंच चुकी है। सैब इसी फ्लाइट में है ना? हाँ, एकदम लाल रंग का, ऊपर सफ़ेद डंडी होगी। आया नज़र? आया। गुड। सैब को सेब पेश करके रिसीव करो। ओके, खुदा हाफिज़। और उसे बाइज्जत मेरे पास लेकर पहुंचो। वेलकम। थैंक यू। आइए जल्दी। खुशामदीद, खुशामदीद। दिल्ली के इस गरीब खाने में आबू अल आपका इस्तकबाल करता है। अरे ये क्या, आप हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं? मेरे हाथ की खासियत है कि जब सामने दोस्त है तो हाथ हाथ से मिलता है, और अगर सामने दुश्मन हो तो यह हाथ जाकर मिलता है उसके थोबड़े से। कौन है तू? पहचान। तिरंगा? तू पाकिस्तानी बम एक्सपर्ट के रूप में कैसे? बताऊंगा, लेकिन यह कहानी थोड़ी लंबी है, और लंबी कहानी तभी सुनाई जा सकती है जब ना तो आओ कराओं का शोर हो धाड़, और ना गोली बारूदों का तप 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 तप, और साथ ही सुनने वाला भी आराम से बैठा हो धड़ाक। और तुम सब आराम से तब बैठोगे जब मैं तुम्हारे सारे कसबल ढीले कर दूंगा। अपनी इस लंबी कहानी को तू जहन्नुम में रहने वाले को सुनाइयो। मैं तुझे वहीं भेज रहा हूँ। यह वह रूप है जिसकी बदौलत आबू अल आज तक सारी दुनिया के कानून के हाथों से बसता आया है, और जब आबू अल इस रूप में आता है तो तभी दम लेता है जब उसका शिकार हलाल हो जाता है। उफ, आबू अल के शरीर में हाथी की ताकत आ गई है, और गैंडे जैसी मजबूती भी। धड़ाक। गोलियों और बारूद से खेलने वाले किसी आतंकवादी के पास ऐसी चमत्कारी शक्ति होगी, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। ओह, ढाल की शार्प एज ने इसके शरीर पर खरोच भी नहीं डाली। फायर कैप्सूल से निकली आग इसके शरीर की पट्टियों को जरूर धूं धूं करके जला देगी। ओह, आग भी इस पर बेअसर रही। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और चीज़ है जो इस पर असर करेगी। ये तांबे की तार, जो दिखने में तो साधारण है, लेकिन इन छेदों में घुसते ही प्रलंकारी साबित होगी। तेज करंट ने मम्मी बने आबूअल को तड़पाया ज़रूर, लेकिन उसकी यह स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रही। ओह, उसने अपने शरीर से लिपटी तारों को जकड़ लिया। मुझे उसके शरीर को एक बार फिर तारों में फंसाना होगा। आओ! लेकिन अब आबूअल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था, और अब वह पूरे जोर शोर से तिरंगा को अपने शिकार बनाने में जुट गया। ओह, गुस्से में इसकी और पावर सामने आ गई है। मेरे द्वारा इसे रोकने के लिए की गई हर कोशिश नाकाम हुई है। एक मिनट, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आबूअल एक साधारण इंसान से खतरनाक मम्मी शैतान बन गया है। कैसे? अगर ये कारण ढूंढ लिया जाए तो बात बन सकती है। आबू, कारण सामने ही था। आबू हल्के हाथ में पड़ा हुए लोहे का वह अजीब सा कड़ा, जैसे ही उसने उस कड़े को अपने हाथों में पहना था वैसे ही वह शैतान बन गया था। अगर मैं आबू हल के हाथ से वह कड़ा उतार दूं तो उसे फिर से वैसे ही इंसान बनाया जा सकता है, जिसे मेरे कुछ ही घुसे चित्त कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके हाथ में पड़े लोहे के ढीले कड़े को उसके हाथ से उतारना कोई मुश्किल काम है। लोहे के कड़े के हाथ लगाते ही तिरंगा को ऐसा लगा जैसे उसके तन से प्राण खींच लिए गए। अगर उसने एक झटके से अपने आप को पीछे गिरा नहीं लिया होता तो ऐसा हो भी जाता। कोई भी इंसानी ताकत मेरे हाथ से उस शैतानी ताकत को नहीं छीन सकती जिसमें मिस्र की सबसे खतरनाक ममी कुमैनी की आत्मा बसती है। और कुमैनी की आत्मा से जो भी टकराया उसकी आत्मा भी जिंदा नहीं रही। ओह, इसके कड़े को उसके हाथ से उतारे बिना उसकी जान बचाना मुश्किल है, और उसे उतारने की कोशिश करना अपने आप को सीधा मुश्किल के भंवर में ढकेलना है। तो फिर बात कैसे बनेगी? एक तरीके से बनेगी, और उस तरीक़ों के तांबे की तार बनाएगी, लोहे की इस मोटी रॉड से लपेट कर, और बिजली के सॉकेट में जाकर। तरीका बन गया, लेकिन यह काम तभी करेगा जब मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उससे जा भिड़ूंगा। मुझे इतना तो नहीं पता कि तू जानबूझकर मुझसे भिड़ने क्यों आ गया। तूने मौत को गले लगाने वाला काम किया है, और ये तुझे कुछ ही पलों में मिल जाएगी। हा हा हा। जान हथेली पर रखकर मौत को जिसने गले लगाया है उसी ने मौत को मात दी है, उसी ने मंजिल को पाया है। खट साए। आबू हल के हाथ से उस शैतानी लोहे के कड़ी के निकलते ही तिरंगा को मंजिल मिल गई थी, और उसने मौत को मात दे दी। या धड़ा! तूने सही कहा था अबुल। कोई इंसानी ताकत तेरे शैतानी कड़े को हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने लोहे की उस रॉड पर लंबे तांबे की तार लपेट कर और उसमें करंट प्रवाहित करके इलेक्ट्रिक मैग्नेट बना दिया। शक्तिशाली मैग्नेट तरंगों ने तेरे हाथ की कलाई में मौजूद ढीले लोहे के शैतानी कड़े को खींचकर उसे गायब कर डाला, और तुझे वापस ऐसा इंसान बनने पर मजबूर कर दिया
जो दावे तो बड़े बड़े करता है लेकिन उसमें थोड़े से लात घूसे खाने की भी कुब्बत नहीं है। था जल्दी। हाँ तो अबू हल साहब, अब यहाँ न तो गोलियाँ और बारूदों की आवाज़ें और ना ही आओ कराहों का शोर। मैंने अपनी फ्लेयर्स छोड़कर पुलिस को यहाँ पहुँचने का जो मैसेज दिया है उसकी मदद से पुलिस को यहाँ पहुँचने में जितनी देर लगेगी उतनी देर में मैं तुम्हें लंबी कहानी सुना दूँ कि मैं दिल्ली में मौजूद तुम्हारे इस बेहद गुप्त ठिकाने पर कैसे पहुँचा। तुम अपने साथियों के साथ कोई बड़ी वारदात करने के लिए शहर में हो, ये बात सीबीआई के माध्यम से मुझ तक पहुँच चुकी थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए मैं तुरंत ही तुम्हारी खोज में लग गया। मैं हर हाल में जल्द से जल्द तुम तक पहुँचना चाहता था और ऐसा करने का एक ही तरीका था, अंडरवर्ल्ड में खलबली मचा देना। और मैंने किया भी ऐसे ही। मैं हर उस अपराधी तक पहुंचा जिसका या तो आतंकवादियों से संबंध है या कभी था। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। मेरे हाथ लगा अल हसन। आबू हल बहुत ही शातिर और चालाक है। वो अपना ठिकाना अपने बाप को भी नहीं बताता, इसलिए तुम्हें यह कोई नहीं बता पाएगा कि दिल्ली में आबू हल कहाँ है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस तक पहुंचने का एक ज़रिया बता सकता हूँ। चूँकि मेरा संबंध कश्मीर में बैठे पाकिस्तानी आतंकवादियों से है, इसलिए मेरे पास उड़ती उड़ती ये खबर पहुंची है कि आबू अल ने दिल्ली में अचूक बम धमाके करने के लिए पाकिस्तान से एक बम एक्सपर्ट बुलाया है। कल सुबह वह बम एक्सपर्ट अवैध रूप में सीमा पार करके कश्मीर के होटल अल हबीबी में पहुंच जाएगा और फिर वहां से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से दिल्ली पहुंचेगा। ड्रेस कोड और मिलने के कोड वर्डों के मामले में उसकी आबू अल से बात हो चुकी है। दिल्ली में मौजूद आबू अल के आदमी उसे खुद पहचान कर अपने अड्डे पर ले जाएंगे। ड्रेस कोड और मिलने के कोड वर्ड्स के बारे में कुछ मालूम है? नहीं, सब कुछ इतने गुप्त ढंग से हो रहा है कि किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन अगर तुम एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद लेकर चौकसी कर बरतो तो तुम उन्हें पकड़ सकते हो सकता है, लेकिन उस बम एक्सपर्ट और आबोल के आदमियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। इस तरह आबोल हाथ से निकल जाएगा। तो फिर तुम आबोल को पकड़ने के लिए क्या करोगी? मैं कश्मीर जाऊंगा, लेकिन यह बात एकदम गुप्त रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि तुम बेहोशी की लंबी नींद सो जाओ। मैंने अल हसन को बेहोश करके और उसे रस्सी से बांधकर महरौली में बने एक सुनसान खंडहर में डाल दिया, जहाँ से उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। मैं उसी रात बिना किसी को कुछ बताए कश्मीर जाने वाली फ़्लाइट पर सवार हो गया। कश्मीर पहुंचकर मैंने होटल अल हबीबी में सुबह पहुंचने वाले हर व्यक्ति की गुप्त रूप से जांच करनी आरंभ कर दी। जल्दी ही मुझे कमरा नंबर 304 में अपने मतलब का आदमी मिल गया। मैंने उसे उसी के कमरे में दबोच लिया और उससे अपने तरीके से सब उगलवाना शुरू कर दिया। इस काम में मुझे थोड़ी देर तो लगी, लेकिन आखिर में उससे सब कुछ जानने में सफल हो गया। और सब कुछ जानने के बाद मुझे वापसी की तैयारी करनी थी, जिसकी तैयारी मैं पहले से ही करके गया था। जल्दी मैं तिरंगा से बम एक्सपर्ट बन गया और असली बम एक्सपर्ट को बांधकर उसी के रूम के बेड में डालकर तुम तक आ पहुंचा। ले, मेरी कहानी के ख़त्म होने के साथ ही पुलिस भी यहाँ पहुंची। अच्छा है, जेल में बैठकर इस कहानी को खूब याद करियो और अपनी किस्मत को कोसियो। आइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये तो गिरफ्तार हो गई तिरंगा, साथ ही तुम भी गिरफ्तार होगे। मैं गिरफ्तार होऊंगा? क्या मतलब? मतलब भी पता चल जाएगा हत्यारे तिरंगा। अभी तो तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो, लेकिन डोंट मूव तिरंगा, वरना हम गोलियां चला देंगे। कमाल, ये मुझ पर गोलियां तक चलाने को तैयार। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? मामला काफ़ी गंभीर लगता है, मुझे इसके बारे में जानना होगा और इसके लिए मेरा यहाँ से निकलना ज़रूरी है। था सॉरी इंस्पेक्टर, मेरा गिरफ्तार होने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जो जानना चाहता हूँ उसे गिरफ्तार होकर नहीं जान पाऊंगा। वह भागा जा रहा है सर। गोली चलाओ। था था पुलिस वालों के हथियारों ने जब तक गोलियां उगली तब तक उनका निशाना अंधेरे में खो चुका था और कुछ देर बाद ही तिरंगा, तुम यहाँ? आज पहली बार देख रहा हूँ कि मुझे देखकर आपके चेहरे पर हैरानी के भाव हैं। इसका कारण जानने ही आया हूँ। अपने खून भरे हाथों को देखकर क्या तुम्हें कारण दिखाई नहीं दिया जो मेरे पास आ गया? मेरे बारे में आप ये सब क्यों कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे विस्तार से समझाएंगे? हाँ, लेकिन तुम्हें गिरफ्तार करने के बाद। कमिश्नर साहब, आप भी? ओह, यानी तिरंगा से आपका विश्वास भी उठ गया? सवाल विश्वास का नहीं, बल्कि इन सबूतों का है जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम अपराधी हो, और अपराधी चाहे आम नागरिक हो या तिरंगा, उसे गिरफ्तार होना ही होगा। ओ, सबके साथ आपको भी गलतफहमी हुई है और इस गलतफहमी को सच्चाई का दर्पण सिर्फ मैं ही दिखा सकता हूँ, और ऐसा मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं कानून के शिकंजे की गिरफ्त से दूर रहूँगा। मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, मगर किसने रचा और ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? जिन घटनाओं का तिरंगा को कोई उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा था, अखबार वालों को उसमें कई उद्देश्य नज़र आ रहे थे। क्राइम कवरेज। तिरंगा ने कानून अपने हाथ में ले लिया। पॉइंट ऑफ दिल्ली।
अब अपराध को नहीं, अपराधियों को खत्म करने में जुटा तिरंगा। मुंबई सान द टाइम्स। कानून का रक्षक बना तिरंगा, अपराधियों का सफाया करने को उतारू। तिरंगा अपराधियों की जड़ को काटने का काम कर रहा है। ये तो गलत हो रहा है। ये काम तो डोगा का है। फिर ये काम चाहे मुंबई में हो या दिल्ली में। दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में है तिरंगा। यही तो चाहता था मैं। लेकिन तिरंगा के अखबार की सुर्खियों में आने से मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा तो तब होगा जब देशभक्त तिरंगा बदनाम होकर बन जाएगा काला तिरंगा। पिंग पिंग। कैसे फ़ोन किया? आपको ये बताने के लिए कि हम सब तैयार हैं। आज हमारी वर्किंग एरिया कौन सा है? तिरंगा को बदनाम करने के लिए मैं कहाँ कहाँ जाना होगा? दिल्ली के स्लम एरिया में। वहाँ छोटे मोटे अपराधियों का गढ़ है। वहाँ खलबली मचा दो तिरंगा के रूप में। जितने अपराधियों को घायल कर सकते हो करो, जितनी लाशें गिरा सकते हो गिराओ। ठीक है बॉस। तिरंगा की पोशाक पहनकर आज हम कहर बरसा देंगे दिल्ली में। ऐसा नहीं होगा। तिरंगा भारत माँ की लाज है और अपनी भारत माँ की लाज को इस तरह बेआबरू नहीं होने देगा। डोगा आया तो था तिरंगा को यह समझाने कि अपराधियों जैसे समस्या को जड़ से खत्म करने का काम उसका नहीं डोगा का है। लेकिन डोगा दिल्ली में। यहाँ आकर इस कुत्ते सी नाक ने सूंघ लिया कि मामला कुछ और ही है, इसलिए सूंघता सूंघता यहाँ पहुँचा तुम्हें जहन्नुम में पहुँचाने के लिए। क्योंकि तिरंगा पर दाग लगाने की कोशिश करने वाले का यही अंजाम हुआ है। फिर चाहे वो कोशिश सीमा पार मौजूद देश के दुश्मनों ने की हो या देश के अंदर मौजूद तुम जैसे कीड़ों ने। तिरंगा के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मुझे उसे बेनकाब करना होगा ताकि अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। तिरंगा। मैं जानता था मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा ही कुछ हो रहा है। कोई मेरी जैसी पोशाक पहनकर मुझे बदनाम कर रहा है। ऐसा ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें रोकने खुद आ गया हूँ। आ गया है तो क्या हुआ तिरंगा, तू अभी चला जाएगा इस दुनिया से हमेशा के लिए। ओह, ये तो नकली तिरंगाओं की पूरी फौज है और ये फौज असली तिरंगा पर भारी पड़ेगी। धाड़। मैं ऐसे भारी पड़ने वालों को हल्का करना खूब जानता हूँ और तुम्हें हल्का करने की इस प्रक्रिया को मैं खुद शुरू करूँगा, तुम्हारे शरीर पर मौजूद तिरंगा के लिबास को उतारने से। ओह, ये तिरंगा ने पानी सा क्या उड़ाया? हाँ, वैसे तो ये पानी है, लेकिन इस पानी में खुजली की ऐसी दवा मिली हुई है जो इंसान को कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर देती है। ओह, ये खुजली। वैसा ही हुआ। उह। अब ठीक है। अब तुम्हारे जिस्म पर वह लिबास नहीं है जिसकी मैं इज्जत करूं। अब तुम मुझे बताओ कि ये तुम क्यों और था किसके कहने पर कर रहे हो? ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तिरंगा, क्योंकि हमें जिसने भी ये काम करने के लिए भेजा उसने इसका भी इंतज़ाम किया हुआ है कि अगर तू हमारे सामने आया तो हम तुझसे कैसे निपटें। ओह। अचानक तिरंगा को अपने सिर में भयंकर पीड़ा होती महसूस हुई। अगले ही पल तुझे अपना सिर पकड़कर बैठने के लिए मजबूर होना ही पड़ा ना? होना ही था। इस यंत्र की खूबी ही है कि इससे निकलने वाली तरंगें आदमी को कुछ और नहीं करने देती। उसे सिर के भयंकर दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं देखने देती। ये भी नहीं कि मौत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। एक ट्रक तेजी से तिरंगा का कचूमर निकालने की तरफ बढ़ रहा था और भयंकर सिर दर्द से तड़पता तिरंगा उससे पूरी तरह बेखबर था। लेकिन अचानक भड़ा, तिरंगा का कचूमर बनाने के लिए बढ़ने वाले ट्रक का ही कचूमर बन गया उस गोले से जिसे उछालने वाला था डोगा। चिम। अपराध से लड़ने वालों की जान लेने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तुम्हारे इस शौक को पूरा करने डोगा आ गया है। आओ, डोगा की जान लो। ताड़। नहीं लेते तो डोगा को जान दो। चिम। जल्दी दो। चिम चिम। उस यंत्र के खत्म होने के बाद सामान्य हुआ तिरंगा लपक कर डोगा के पास पहुंचा। ये तुमने क्या किया डोगा? और तुम दिल्ली में कैसे? ये इसी लायक थे। तुम्हारे ऊपर मंडराते संकट से दो दो हाथ करने के लिए मुझे मुंबई से यहाँ आना पड़ा। लेकिन यहाँ आकर पता चला यहाँ तो कोई और ही खिचड़ी पक रही है। हाँ, और ये सब मुझे उस खिचड़ी पकाने वाले तक पहुँचा सकते थे? नहीं पहुँचा सकते थे। मैं मालूम कर चुका हूँ, इनमें से कोई नहीं जानता कि इन सबको किसने भेजा था। इन्हें तो फ़ोन पर हुक्म मिलता है और इन्हें काम करने का पैसा इनके ठिकाने पर पहुँच जाता है। तभी वातावरण तेज आवाज़ों से गूंज उठा। पुलिस सायरन की आवाज़ बता रही है कि पुलिस यहीं आ रही है तुम्हारे लिए। तुम मोस्ट वांटेड अपराधी हो। तिरंगा जैसे नींद से जागा। ओ नहीं, हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा और अब ये काम बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस घेराबंदी करके आई होगी। आने दो, लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगे पुलिस तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी क्योंकि डोगा तुम्हारे साथ है। तुम क्या करोगे? पता चल जाएगा। गटर में कूदो। कमाल का रास्ता है ये तो। तुम हवाओं में सफ़र करने वाले इस रास्ते को नहीं जानते, लेकिन डोगा का इन रास्तों से रोज ही पाला पड़ा रहता है। लेकिन ये मुंबई
कि नहीं दिल्ली के गटर है, इनमें तुम रास्ता नहीं भूल जाओगे? नहीं, रास्ता दिखाने वाले सामने हैं। कुत्ता? ओह, तो तुमने आते ही दिल्ली के कुत्तों से दोस्ती गांठ ली? गांठनी थी, इनके बिना डोगा का कहीं अस्तित्व नहीं है, ना मुंबई में ना दिल्ली में। जल्दी। तुम कानून से इस तरह बसते फिर रहो, क्या तुम्हारा भी डोगा बनने का इरादा है? नहीं, लेकिन अगर मैं कानून के शिकंजे में फंस गया तो ये उसकी जीत होगी जो मुझे फंसाना चाहता है, और फिर कानून के शिकंजे में फंसकर मैं अपने आप को बेगुनाह भी साबित नहीं कर पाऊंगा। कौन है तुम्हें फंसाने की कोशिश करने वाला? पता नहीं, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी उसका पता लगाना है, और ऐसा करने के लिए मुझे वह सोचना होगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सोचो, जब तक चाहे सोचो। डोगा तुम्हारा मुहाफिज है। डोगा की मौजूदगी ने तिरंगा को पूरी तन्मयता से सोचने का मौका दे दिया था। आखिरकार जो कुछ हुआ वो उन 2 दिनों के बीच हुआ जब मैं कश्मीर गया हुआ था। यानी कोई इस बात को जानता है कि अगले 2 दिन मैं दिल्ली में नहीं कश्मीर में आऊँगा, लेकिन ये बात किसको पता हो सकती है? मैं तो यहाँ से बिना किसी को बताए बहुत ही गुप्त तरीके से कश्मीर गया था। किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। थी। मैं कश्मीर गया हुआ इस बात की जानकारी एक आदमी को थी, उस अल हसन को, जिसने मुझे पाकिस्तान से आने वाले बम एक्सपर्ट के बारे में बताया था। एक झटके से उठ खड़ा हुआ तिरंगा। हमें चलना होगा तिरंगा। कहाँ? एक आदमी की तलाश में। महरौली के बाहर मौजूद सुनसान खंडहरों में। मैं उसे यहीं बांध कर छोड़ गया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम्हें शायद इस लाश की तलाश है। अल हसन? उफ, इसे किसने मार डाला? उसी ने जो तुम्हें बदनाम करना चाहता है। सही कहा। अल हसन से मेरे बारे में जानकारी लेकर उसने उसे मार डाला। लेकिन वह था कौन? ओह, ये क्या है? एक छोटा काला झंडा जो कहीं से उड़कर यहाँ आ गया। नहीं, ये झंडा ऐसे नहीं है जो कहीं से उड़कर यहाँ आया। ध्यान से देखो इस झंडे को। जिस नुकीली लोहे की डंडी पर यह लगा हुआ है उसके नीचे खून लगा हुआ है। तो ये कि ये काला झंडा मर्डर वेपन है। यह हथियार जिसका वार दिल पर करके अल हसन की हत्या की गई है। एक मिनट, एक चीज़ और नज़र आ रही है इस झंडे में। क्या? यह झंडा काला नहीं है। देखो, बहुत ही बारीकी से देखने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में यह झंडा किसी और रंग का था, जिसे काले रंग में डुबोकर काला किया गया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और मुझे तो इसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है। इसके बीचों बीच बना एक चक्र। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं है झंडा असल में है काला तिरंगा? यस। और इस झंडे को काला रंगने वाला यह कहना चाहता है कि वह तिरंगा को, यानी मुझे, काला कर देगा, और तुम्हारे रूप में अपराधियों की हत्या करवा कर वह यह काम कर भी रहा है। पता अमी की कालिक से काला कर रहा है अब तुम्हें। हाँ, लेकिन वह है कौन? मुझ पर बदनामी का काला दाग लगाकर उसे क्या फ़ायदा होगा? ओह। ओह, क्या हुआ? मैं शायद समझ गया हूँ कि वो अपराधी कौन है, और अगर मुझे तुम्हारे वफादार साथियों का सहयोग मिले तो मैं उस तक पहुँच सकता हूँ। ऐसा है तो मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। डोगा की अल्ट्रासोनिक सीटी बजी। लो, आ गए मेरे साथी, ये तुम्हारी हर सहायता करेंगे। धन्यवाद डोगा, लेकिन अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। पुलिस मुझे ऐसे ढूंढ रही है जैसे भूसे में से सुई ढूंढी जाती है। तुम्हें इस समस्या का भी हल करना है। हो जाएगा। कैसे? उस पोशाक से जिसे मेरा एक साथी मरे हुए बदमाशों के पास से उठाकर लाया था। तिरंगी पोशाक? इससे क्या होगा? तिरंगा को बेगुनाह साबित करने के लिए आज डोगा इस गुनाहगार शरीर पर तिरंगा धारण करेगा। ओह, यानी तुम मेरे रूप में पुलिस को टॉस दोगे? कर सकोगे ऐसा? क्यों नहीं, डोगा ने और ज़िंदगी में किया ही क्या है। कुछ ही पलों बाद 2 तिरंगा जिस्म हवा में लहरा रहे थे। एक का मकसद था अपराधी तक पहुंचना, और एक का मकसद था कानून को अपने तक पहुंचने देने का। इधर अपराधी तो तिरंगा और डोगा ने मिलकर तिरंगा को काला करने की मेरी योजना को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी अपनी इस कोशिश में वे कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इस समय वे दोनों अपराधी हैं, और दुनिया का कोई भी कानून अपराधियों की दलीलों को तब तक नहीं सुनता जब तक उसे गिरफ्तार न कर ले। और गिरफ्तार होने के बाद अपराधी के पास अपनी दलीलों को सच साबित करने का कोई रास्ता नहीं होता। बिल्कुल सही कहा तूने। इसलिए मैं तुझे अपने साथ ले जाने यहाँ आया हूँ कफन, क्योंकि मेरी हर दलील की सच्चाई तू होगा। तो तिरंगा, तू तू यहाँ तक कैसे पहुँच गया? ये काम तो था बहुत ही मुश्किल, लेकिन तूने अल हसन की हत्या में काला तिरंगा इस्तेमाल करके इस काम को आसान कर दिया। उसे देखकर मुझे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि सिर्फ तू ही मेरा एक दुश्मन है जो मुझे बदनाम करना चाहता है। इतना समझने के बाद बाकी का काम आसान कर दिया डोगा के इन साथी कुत्तों ने, जिन्होंने अल हसन की लाश के पास तेरी गन को सूंघ लिया और उसकी सहायता से
तुझ तक पहुंचा। अब चल, मैं तुझे पुलिस के पास पहुंचाता हूं ताकि बेगुनाह साबित हो सकूं। उफ, मुझे पुलिस तक पहुंचाने की तेरी ये कोशिश बेकार है तिरंगा। तू इसे पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तुझसे निपटने का इंतज़ाम किया हुआ है इस टेप रिकॉर्डर के रूप में। ये मिनी टेप रिकॉर्डर मेरी बोलती बंद करने वाला हथियार साबित होगा? अच्छी बकवास है। लेकिन टेप रिकॉर्डर के चलते ही तिरंगा को पता चल गया कि कफन जो कह रहा था वह सच था। ओह, राष्ट्रगान, जन गण मन। अगले ही क्षण तिरंगा की बोलती ही नहीं, उसके शरीर की हर हरकत भी बंद हो गई। अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। और यही तो चाहता था तिरंगा का वह दुश्मन। जब तक राष्ट्रीय गान बजता रहेगा तब तक तू अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और ये राष्ट्रीय गान तब तक बजता रहेगा जब तक पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा तू मौत के मुंह में नहीं पहुंच जाता। राष्ट्रगान के शब्द एक देशभक्त के शरीर से बेड़िया बनकर लिपटे हुए थे। तब शुभ नामे जागे, हा 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 हा। उफ, मुझे मार देने के लिए ये मुझ पर बुरी तरह टूट पड़ा है और मेरी मजबूरी है कि मैं इसके वारों से नहीं बच सकता। तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा। मेरे हिलते ही राष्ट्रगान का अपमान होगा और ये मुझे मंजूर नहीं, हरगिज़ मंजूर नहीं। जन गण मन। राष्ट्रगान के सम्मान के लिए एक देशभक्त अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान के लिए अगर एक देशभक्त मारा गया तो राष्ट्रगान का अपमान होगा। मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। टोगा। आ पुलिस को टॉर्च देकर अपने साथियों की मदद से मैं भी यहाँ पहुँचा। अब संभालो अपने और कानून के अपराधी को और अपनी इस तिरंगा की पोशाक को। मैं चलता हूँ वापस अपनी मुंबई। आज पहली बार आज पहली बार देख रहा हूँ कि डोगा ने एक बड़ी समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया, बल्कि उसे हल करने की कोशिश की। हाँ, आज ये पहली बार हुआ कि डोगा की गोली ने किसी अपराधी नामक समस्या के सीने को निशाना नहीं बनाया। कफन नाम की यह समस्या भी जड़ से ही खत्म हो जाती अगर डोगा के शरीर पर तिरंगी पोशाक नहीं होती। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।